अगर बात कर लें, चाहे चुनाव 3 राज्यों में है और तीनों ही राज्यों में लगातार यह बात देखने को मिली है कि पिछली जो पुरानी एक विचारधारा थी या पूरी एक अलग तरीके से चुनाव लड़ने का जो नज़रिया था वो बदलाव आया है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है। पिछले 2-3 सालों के अंदर अगर हम लोग देखें तो जिस तरह से देश में एक नौकरी की मांग, विकास का मांग और साथ ही जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, महंगाई है, इन सारे मुद्दों पर जनता में एक बहुत बड़ा जागरूकता आई है। चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिरकार क्या चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जो दोनों दमखम दिखा रही हैं, क्या चुनावों में जीत हासिल कर पाएंगी। हालांकि अभी तक के चुनावी नतीजे ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि विपक्ष पहले के मुकाबले मजबूत हो चला है। जो विपक्षी पार्टियां एक वक्त में एक सीटें भी नहीं लाया करती थी, वो विपक्ष आज सरकार बना रही हैं। हिमाचल की बात कर लें, बात कर्नाटक की कर लें, पंजाब की बात कर लें या उत्तर प्रदेश में जो कई सीटों पर उपचुनाव हुए उनका जिक्र किया जाए, तो जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के मुद्दे जनता तक पहुंचने शुरू हो चुके हैं और जनता उन मुद्दों पर फोकस कर रही है, तो क्या आगामी समय के अंदर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 24 के चुनाव से पहले क्या विपक्षी गठबंधन की सरकार बननी तय है। अगर विपक्ष का नाम लिया जा रहा है, गठबंधन का जिक्र हो रहा है, तो फिर समझ लीजिएगा कि बिहार में जो बैठक हुई उस बैठक के मायने बहुत सारे हैं और यह बैठक ऐसे नहीं हुई है। इस बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, पार्टी के बड़े बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल थे। वो बात अलग है कि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि यह बैठक तो चाय बिस्कुट वाली थी, क्योंकि सत्ता पक्ष ये बात भली भांति जानता है कि चाय बिस्कुट वाली इसी पार्टियों ने ही अभी तक कई राज्यों में सरकार बना ली है। और जिस आम आदमी पार्टी का लगातार विरोध या जिस आम आदमी पार्टी पर लगातार भाजपा हमला करती रही है, उसी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, उसी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। और जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरे देश में दमखम दिखाया, उसी कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से शुरुआत करके ये बता दिया कि अगर कर्नाटक जीत लिया तो 3 बड़े राज्यों के चुनाव जीतने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और 24 का चुनाव तो खैर तय कर ही देगा। तो क्या आगामी समय के अंदर विपक्षी पार्टियां मजबूत हो चली हैं और क्या मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर लेते हैं दिल्ली से। भारत की राजधानी दिल्ली जो सियासत के लिहाज से बहुत मायने रखती है, क्योंकि संसद भवन भी यही है, इसके अलावा राष्ट्रपति भवन भी यही है, तमाम राजनीतिक पार्टी के सरकारी दफ्तर भी यही है और यहीं से बैठकर तय किया जाता है कि आखिरकार किस राज्य में कितने विधायकों को उतारा जाए या किस राज्य में कितने नेताओं को जो है जमीनी स्तर पर उतारकर आगे की रणनीति तय किया जाए। दिल्ली से सब कुछ प्लान किया जाता है, दिल्ली से रणनीति बनती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का आसानी से जीत जाती है। यहीं से तय होता है कि पंजाब की रणनीति कैसी बनाई जाए ताकि सरकार बने, और आम आदमी पार्टी ने रणनीति बनाई और पंजाब में सरकार बना ली। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिरकार 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव क्या ये तय कर देंगे कि साल 2024 आखिरकार किसका है, और ये 3 बड़े राज्य क्यों बीजेपी, कांग्रेस और तमाम अन्य दलों के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं, जरा समझिएगा। अगर वोटों के लिहाज से बात करें तो वोट के लिहाज से और जातिगत गणना के हिसाब से बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दोनों ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर वोट बैंक भी है और इसका सीधा असर 2024 पर पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान अगर बात करें तो वहां पर जो वोटों की संख्या है जो सबसे ज़्यादा है वो है जाट और गुर्जर की। पायलट जो खुद गुर्जर समुदाय से आते हैं और ऐसे में पायलट ने हाल ही में अपनी कई के ये बताया कि उनके साथ वोटों का कितना बड़ा बैंक है। तो क्या अगर सचिन पायलट के साथ इतना बड़ा वोट बैंक है और कांग्रेस इस वोट बैंक को समझ लेती है, तो फिर माना जाए कि ये जितने भी वोट हैं ये कांग्रेस के लिए आते नजर आएंगे। क्योंकि महिला पहलवानों के अगर मुद्दे का भी जिक्र कर लेते हैं, महिला पहलवान जो कि सीधे सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, और दूसरा वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए हरियाणा के पहलवान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश
जो कि अगर बात करें तो पूरा जो इलाका है वो माना ही जाता है जाट और गुजरों का, और सीधे तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राजनीति भी फर्क डालती नजर आ रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे वोट बैंक जो बीजेपी के हाथ से निकल रहे हैं, जिनमें महिला वोट बैंक भी है, जिनमें जातिगत वोट बैंक भी है, या जिसमें अगर बात करें युवाओं का वोट बैंक भी है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की वोट बैंक की बात करें, वहां पर जो स्थिति है वो अलग है। यहां पर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी, और हिंदू आबादी को ध्यान में रखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान होता है कि मंदिर के जो पुजारी हैं उन्हें हर महीने पेंशन दी जाएगी। हालांकि प्रियंका गांधी का जबलपुर का दौरा भी अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है। तो क्या चुनाव से पहले जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो क्या यह जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि इस बार तो वोट बैंक बट रहा है, लेकिन बीजेपी की वो अली बजरंग बली वाली जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब धराशायी हो रही है, क्योंकि जनता चाहती है रोटी, कपड़ा और मकान, और इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष चुनाव लड़ भी रहा है और जीत भी रहा है। इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, एक एक करके इनसे जानेंगे। सबसे पहले सिद्धार्थ हैं। सिद्धार्थ, जातिगत राजनीति की बात करें तो जातिगत राजनीति में इस बार बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि 14 की बात करें, 19 की बात करें, वो बात अलग थी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, या मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान है तो इंसान है। तो ऐसे में विपक्ष ने इन मुद्दों को उठाकर क्या यह बता दिया है कि बीजेपी भले ही जातिगत राजनीति करती हो, लेकिन हम जनता के मुद्दों पर बात करते हैं और उसका फर्क नजर भी आ रहा है। जी हाँ, देखिए, अगर बात कर ले, चाहे चुनाव 3 राज्यों में है और तीनों ही राज्यों में लगातार यह बात देखने को मिली है कि पिछली जो पुरानी एक विचारधारा थी या पूरी एक अलग तरीके से चुनाव लड़ने का जो नज़रिया था वो बदलाव आया है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है। पिछले 2-3 सालों के अंदर अगर हम लोग देखें तो जिस तरह से देश में एक नौकरी की मांग, विकास का मांग, और साथ ही जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, महंगाई है, इन सारे मुद्दों पर जनता में एक बहुत बड़ा जागरूकता आई है। और लोग अब समझ चुके हैं कि देखिए, राजनीतिक पार्टी चाहे कोई हो, या भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, उनका जो मुद्दा है, कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, उनका मुद्दा केवल वोट तक ही केंद्रित हो जाता है। लेकिन जनता वह समझ चुकी है कि जो भी दल उनके मुद्दों को लेकर के आगे उनके मुद्दों को आगे रख करके बात करते हैं और उनके मुद्दों को सीधे तौर पर जो है उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो जनता कहीं ना कहीं उनके साथ देती है। सिद्धार्थ, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर जातिगत राजनीति को देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही कार्ड खेल दिया है, चाहे वो महिलाओं को योजनाओं से जोड़ने को लेकर हो, युवाओं के लिए नौकरी का मुद्दा हो, या जो मंदिर के पुजारी हैं उन्हें पेंशन देने की बात। उसके बाद में प्रियंका गांधी का फिर जबलपुर जाना, वहां पर मां नर्मदा नदी के पास जाना, पूजा अर्चना करना, इसका कितना फर्क मध्य प्रदेश में पड़ेगा? और क्या भारत जोड़ो यात्रा की अगर मैं जिक्र कर लेता हूं तो जिस तरीके से कर्नाटक में हमने असर देखने को मिला वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरह से ये सारी बातें चल रही है मध्य प्रदेश के सियासी सरगर्मियों के बीच में, एक तरफ आपने देखा कि हिंदू वोट बैंक को साधने की बहुत बड़ी कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि आने वाले समय में जिस तरह से भाजपा ने अपने जितने भी योजनाएं हैं उन सबको एक बार फिर से कितना प्रचारित किया है, और शिवराज सिंह चौहान इसके लिए लगातार जो है कई सारी बातें कह रहे हैं, जिस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना हो गई और उनके तरह और उन्हें पुजारियों को पेंशन देने की बात हो गई। तो इन सारी बातों को रख करने के सीधा मकसद एक है कि जो उनका वोट बैंक है उस वोट बैंक को बरकरार रखना। और दूसरी बात रही कि शिवराज सिंह चौहान यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और किसानों का मुद्दा है, और प्लस जो है वो जानवरों का जो आवारा पशुओं का मुद्दा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि भाजपा ने भले ही गौ संरक्षण एक्ट लागू कर दिया है पूरे देश भर में, जिन भी राज्यों में उनकी सरकार है, उसके अलावा पूरे देश भर में लागू है, लेकिन इनके बावजूद भी किसानों के सामने अभी भी वो समस्या बहुत ही बड़ी बरकरार बनी हुई है कि आखिरकार जो छुट्टा पशुएं हैं जो खेतों में किसानों के घुस जाते हैं, जो लगातार उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सभी मांगों को लेकर किसान अपने मन में जो है ये इस बात को लेकर समझ चुका है कि अगर इस तरह से आप प्रबंधन नहीं कर सकते हैं तो जाहिर तौर पर जो है केवल और केवल सरकार चलाने के लिए हमारे वोट की अपेक्षा ना रखें तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, आवारा पशु का जिक्र हमारे सहयोगी सिद्धार्थ ने किया, और देखिए ये आवारा पशु का जो मुद्दा है ना, ये यूपी के विधानसभा चुनाव के वक्त में उठा था। हालांकि विपक्ष ने खूब इस बात को उठाया था,
था, लेकिन उतना फर्क पड़ा नहीं और सरकार जो है वो बीजेपी की बन गई। और देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें या तमाम विपक्षी पार्टियों का जिक्र करें, वो रणनीतियां अगर देश में बना रही हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमेरिकी दौरे पर हैं, मिस्र भी जाएंगे, तो ये दौरा ऐसा ही नहीं है। इस दौरे के सीधे तौर पर 2024 में असर पड़ते नजर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मिस्र जा रहे हैं और बोहरा समुदाय से मुलाकात कर रहे हैं या बोहरा समुदाय के लोगों से उनका जुड़ाव हो रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि इसका सीधा जो असर है वो 2024 पर पड़ेगा, क्योंकि वहां के जो समुदाय के ज्यादातर लोग हैं उनका गुजरात से बहुत बड़ा ताल्लुकात है। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने उन आबादी के जो लोग गुजरात में रहते हैं उनके लिए कई बड़े काम भी किए हैं। तो बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात करना, उसका कितना बड़ा असर चुनावों पर पड़ेगा, ये अपने तमाम और सहयोगी से जानेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दौलत भी मौजूद हैं। दौलत, सबसे बड़ा जो सवाल अगर हम देखें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका में हम देखते हैं कि वहां की संसद में मोदी मोदी के नारे लगते हैं, या वहां की संसद में हम देखते हैं कि वहां के जितने भी सांसद थे वो पीएम मोदी के ऑटोग्राफ लेने जाते हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचाने लगते हैं। उधर वहां के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी तो तस्वीर ही अलग हो जाती है। तो जो करिश्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम यूएस में देख रहे हैं, और जिस तरीके से मिस्र में उनका जाना, वहां के बोहरा समुदाय से मुलाकात करना, इसका कितना बड़ा असर 2024 पर पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल देखा जाता है। जब भी चुनाव सामने आते हैं तो जो करिश्मा है मोदी जी का देखने को मिलता है, लेकिन ये जो करिश्मा है पूरी तरह ये लिखा हुआ करिश्मा है, क्योंकि खुद ये रचयिता उनके मोदी जी हैं। बराबर देखते हैं कि क्या चीज़ उनको करेगी, और हमेशा चुनावों में ही पता नहीं है करिश्मे कहाँ से बाहर आ जाते हैं कि मोदी मोदी का नाम गूंजने लग जाता है। उनको ये दिखाई नहीं देता कि पहलवान किस तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे किसान कितना परेशान है, बेरोजगार जो युवा परेशान है। लेकिन पता नहीं जैसे चुनाव आते हैं मोदी मोदी के नारे गूंजने लगते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कहीं भी हो, क्योंकि ये सब उनके द्वारा रचाई जाता है। उनके कोई वो नहीं है कि उनको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पे कई नारे ऐसे भी लगे कि जो ना भाजपा को पसंद आएंगे ना मोदी को पसंद आएंगे, लेकिन जब भी पता नहीं चमत्कार कहाँ से आ जाता है। दौलत, सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहा था कि 2014 का अगर मैं बात कर लूँ या 19 का जिक्र कर लूँ, तो उस वक्त हर हर मोदी घर घर मोदी हम देख रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद की जो तस्वीरें हम देखते हैं, विपक्ष ये कहता है कि मोदी लहर तो खत्म हो गई, या फिर मोदी राज जैसा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मोदी लहर खत्म हो गई है या मोदी सरकार नहीं है, इस तरीके की जो बातें हैं वो तस्वीरों ने बता दिया। क्योंकि अमेरिका के संसद में अगर वहां के सांसद पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेते हैं, या अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर जिस तरीके की तस्वीर दिखाई देती है वो ये बताता है कि मोदी मैजिक खत्म नहीं हुआ है, जबकि मोदी जी का डंका तो यूएस में बज रहा है और शायद मिस्र में भी हम देखते नजर आएंगे। लेकिन वो डंका वो कर्नाटक में फिर क्यों नहीं बजा? वो गए थे कर्नाटक में, इतनी सारी रैलियां करी, इतना बड़ा चेहरा है, देखा जाए तो एक स्टार कैंपेनर वो बीजेपी के लिए बने हुए हैं, लेकिन वो चेहरा उनका कर्नाटक में काम नहीं किया। अमेरिका में, वो अमेरिका से क्या लेने देना, चुनाव तो भारत में उन्हें, वो चुनाव चाहे कितना अमेरिका में मोदी मोदी हो, लेकिन भारत में तो कोई पसंद नहीं करना उनको। जो उनका हिंदुत्व का एजेंडा था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। कर्नाटक में हमने देखा था। अब वही मध्य प्रदेश में वो अपनाना चाहते हैं। शिवराज सिंह तो लगातार हिंदुत्व को लेकर ना जाने कितनी कितनी बातें कहते रहते हैं, कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हैं, राहुल गांधी साधते हैं, लेकिन अब वो काम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बजरंगबली कर्नाटक के चुनावों में आ गए थे, उन्होंने लगा था बीजेपी को बचाएंगे, लेकिन वहाँ पे देखा गया कि कांग्रेस की जीत हुई, क्योंकि लोगों के आंखों से पर्दा हट चुका है। वो अंधभक्ति लोग यहाँ पे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल ये पर्दाफाश हो रहा है कि बस एक एजेंडे के तहत जो है लोगों को फंसाया जा रहा है। बात यहाँ पे गरीबी की या फिर बेरोजगारी की यहाँ पे होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बस आपको एक मोदी नाम का एक स्टार कैंपेनर आपको पकड़ा दिया है बीजेपी ने, आप उसका ही नाम लेते रहिए और आपको कोई भी ना बेरोजगारी दिखाई देगी, ना आपको महंगाई दिखाई देगी। देखिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, ना आपको महंगाई नजर आ रही है, ना आपको शिक्षा से जुड़े मुद्दों की अगर मैं बात करूं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो है, अगर मोदी जी के नाम का डंका अगर यूएस में है या फिर मिस्र में हम देख रहे हैं कि उनकी यात्रा से पहले वहां पर जो भव्य तरीके से उनका स्वागत है, तो फिर समझ लीजिए कि इसका 24 के चुनाव पर असर पड़ता नजर आएगा। नाजमीन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नाजमीन, जिस तरीके से अगर बात करें तो 2024 के चुनाव से पहले जो 3 बड़े राज्यों के चुनाव है, एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो जो प्रधानमंत्री से मैं सीधा जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अगर विदेश में गए हैं, यूएस में जिस तरीके से लगातार स्पीच उन्होंने दी है, वहां की संसद में हमने देखा कि उनके नाम का नारा लगना, उनके साथ ऑटोग्राफ या फोटोग्राफी जैसी चीजें, और फिर मिस्र का भी दौरा। तो क्या माना जाए कि अगर भाजपा यहां पर उनके तमाम पार्टी के नेता रणनीतियां यहां बना रहे हैं चुनाव जीतने को लेकर, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी जी अपनी बेस जो है या पार्टी को जो है या खुद को कहीं ना कहीं वहां मजबूत करते नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पर मजबूत कर रहे हैं। वहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ जो उनके जयकारे लगाए जा रहे हैं या मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, वो सिर्फ एक लिखित रूप में, एक तरीके से दिखावे के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री को आप देखिए कि देश में क्या स्थिति चल रही है, यहाँ की जनता से पूछिए, कोई भी सवाल कर लीजिए, यहाँ पर महंगाई के मुद्दों को लेकर आएंगे, रोजगार के मुद्दों को लेकर आएंगे। यहाँ पर जनता की ही परेशानी को हल प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे हैं, तो विदेश में जाकर वो क्या काम कर रहे हैं? विदेश में सिर्फ अपनी तारीफें बटोर रहे हैं, अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। जो तस्वीरें नए संसद भवन के लिए खिंचवाई गई थी, वही विदेश में जाके आप देखिए, जब अमेरिका में गए थे तो थाली का नाम देखा जा रहा था कि प्रधानमंत्री के नाम की थाली है, प्रधानमंत्री इस तरीके से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री के पैर छुए गए। अगर इतने ही सम्मानित थे तो भारत में ये सब चीज़ें क्यों नहीं देखी जाती हैं? भारत में क्यों नहीं देखा जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान किया जाए? जब प्रधानमंत्री ने ही जनता का सम्मान नहीं किया तो कैसे उनका सम्मान या उनको लेकर ये कहा जा सकता है कि वो अपनी मजबूती हमारे देश में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं? मजबूती की बात की जा रही है, तो क्या पीएम मोदी का जो दौरा है उसका कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन जो 3 राज्य के चुनाव है नाज़मीन, क्या लग रहा है कि कर्नाटक के बाद इन 3 राज्यों में कांग्रेस वो बड़ी पकड़ बना पाएगी जिस तरीके से कहा जा रहा है? क्योंकि प्रियंका गांधी का जबलपुर जाना, उसके बाद हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी का विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करना, तमाम विपक्ष का मौजूद होना। देखिए, यहाँ पर जैसे कि आपने पहले कहा था कि अगर कर्नाटक जीत लिया तो अन्य राज्य जीतना भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें या अन्य और राज्यों की बात करें, तो प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की तरफ से काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। और मध्य प्रदेश में तो आप सभी ने देखा कमलनाथ के साथ मिलकर किस तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की। तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि कांग्रेस की मजबूती और कांग्रेस की जीत अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी खटकती हुई नजर आ रही है। इसलिए आप देखिए, मध्य प्रदेश में अब स्मृति ईरानी गई हैं, वहां पर दौरा करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सच्चाई सामने आ जाती है और कांग्रेस यहां पर अपनी जीत को लेकर जो अब दावेदारी प्रियंका के रूप में पेश कर रही है, वो यहां पर दिखाता है कि अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, लगातार अगर तमाम सहयोगियों से जो बातचीत हमने की और जिस तरीके से इन तमाम खबरों को देखा जाए, तो ये देखिए, एक बात तो है कि 2024 का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए उतना ज़्यादा आसान दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो पहले के मुकाबले अब मजबूत हुई हैं, तो क्या 2024 के चुनाव में ये विपक्ष मोदी सरकार का सामना कर पाएंगे? और अगर कर पाएंगे तो क्या वाकई फिर 2024 का जो रास्ता है वो मोदी जी के लिए आसान रहेगा या नहीं? और मैं चाहूँगा जनता इस प्रोग्राम में जो भी कमेंट है वो करके हमें बताए कि आखिरकार 2024 से पहले विपक्ष की सरकार जो है वो बनती नजर आ रही है या मोदी जी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो रहे हैं? और क्या वाकई जो 24 का चुनाव है वो जो मुद्दों पर लड़ा जाएगा या धर्म और जाति हावी रहेगी? तो फिलहाल आज के लिए मैं बात करूं तो इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।